पूरे भारत में आज़ादी की ये जो 75वीं वर्षगांठ है, इसे धूमधाम से मनाया गया। इसे अमृत महोत्सव का नाम दिया गया। इस अमृत महोत्सव में ऑफिस हो, कार्यालय हो, घर हो, हर एक घर के ऊपर तिरंगा, जहाँ भी आप देखें सिर्फ तिरंगा 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 ही नज़र आ रहा था। आए साल हमेशा आज़ादी को इसी तरीके से धूमधाम से हम मनाने का काम करते हैं, लेकिन कभी इस आज़ादी को लेकर हम सोचते हैं इसके पीछे क्या कुर्बानी, क्या हमारे पूर्वजों ने, क्या हर एक धर्म संप्रदाय के लोगों ने जो कुर्बानी दी, इसके बारे में कभी हम सोचते हैं? शायद हम अतीत में जाना नहीं चाहते, शायद हम इतिहास को जानना नहीं चाहते। ये आज़ादी सिर्फ एक दिन के संघर्ष का नाम नहीं है। ये आज़ादी सिर्फ एक दिन तिरंगा लहरा लेने का नाम नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत को हिंदुस्तान की एकता के आगे झुकना पड़ा, संघर्ष के आगे झुकना पड़ा, उन कुर्बानियों के आगे झुकना पड़ा। हम याद नहीं करना चाहते हैं, ये तिरंगा सिर्फ हम लहरा लेते हैं, लेकिन इस तिरंगा के पीछे जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक धर्म के लोगों ने कुर्बानी दी थी। अंग्रेज़ों ने हर तरह के अत्याचार किए। बर्फ़ के ऊपर जो है हमारे क्रांतिकारियों को लिटाया गया, उनके नाखून तक को निकाला गया, फांसी के फंदे पर जो है सो उनको चढ़ाया गया। लेकिन यही आज़ादी को पाने के लिए जहाँ एक तरफ सारे हिंदुस्तान के हर एक धर्म समुदाय के लोग लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे, तो दूसरे तरफ कोई था जो चाह रहा था कि ये ग़ुलाम देश बना रहे। लेकिन कहते हैं जहाँ जोश, जज्बा, जुनून और हिम्मत हो, वहाँ पर पहाड़ को भी आप रेज़ा रेज़ा कर सकते हैं। आज भी अमृत महोत्सव तो हम मना रहे हैं, लेकिन आज भी छुआछूत है। आज भी कहीं छोटी जाति के जो दलित है, मासूम है, उसके ऊपर जुल्म होता है। कहीं अगर कोई पानी पीने के लिए जाता है तो उसे जान से मार दिया जाता है। क्या बीतेगी जो हमारे पूर्वजों ने जो इस देश की आज़ादी के लिए शहादत दी, उनके आत्मा के ऊपर क्या बीतेगी? आज प्रधानमंत्री झंडा उत्तोलन के बाद लाल किले से सारी बातें बोल रहे थे जिससे एक विकसित भारत हो सके, प्राण की बात, भारत को विश्व गुरु बनाया जा सके। पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है,
और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। अब आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है, तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है अपनी आंखों के सामने। और जो 20, 22, 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने हैं, मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब आप 50-55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा। जिसमें नारी सम्मान की भी बात किए थे, लेकिन भाजपा के ही मंत्री हमेशा से जो सो नारियों का अपमान करने के लिए, नारियों का बलात्कार करने के लिए हमेशा संलिप्तता उनकी पाई गई है। और उसको बचाने के लिए भरसक सरकार ने जो है हर एक कोशिश की है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। ये बात किसी से छुपी नहीं है। क्या प्रधानमंत्री इस चीज़ को नहीं जान रहे थे? विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत कैसे, जब हर एक धर्म समुदाय के लोग एक नहीं हो जाएंगे, एक सोच नहीं बनाएंगे, उन्हें वो मौका नहीं दिया जाएगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो कैसे ये विकसित भारत हो जाएगा? या क्या विकसित भारत का मतलब है कि आपके अनुसार, सरकार के अनुसार लोग चले और देश हित में अगर कोई सोचे तो उसको जेल के सलाखों में डाल दिया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर एजेंसियां लगाया जाए और उसके ऊपर हर तरह की जो भी है लांछन लगा करके किसी भी तरीके से कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको अंदर डाला जाए? ऐसे विकसित होगा? या ऐसे विकसित कि भाई जितने भी देश से जो बैंक से जो पैसा लेकर के भागे, जितने भी उद्योगपति, उनको पकड़ा नहीं गया, नज़र के सामने से सब निकल गए। और वादा क्या किया गया था कि सब लोग के अकाउंट में 15 लाख आएगा। वादा क्या किया गया था कि स्विस बैंक से काला धन वापस लाया जाएगा। यहाँ अपने देश से सारा धन चला गया और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये उद्योगपति जो उनके मित्र हैं, हमेशा उनके कर्ज को माफ़ कर दिया जाता है, हमेशा उनके कर्ज को जो है लोन को रिट ऑफ कर दिया जाता है और फिर से कर्ज भी दिया जाता है। लाखों करोड़ों का कर्ज जो है इसी तरीके से हमारे देश के ऊपर बढ़ता चला गया। सिर्फ बातें अच्छी हो और नीयत अगर सही नहीं हो तो कभी भी देश विकसित नहीं हो सकता है। देश सिर्फ अंदर के अपने ही मसलों में उलझ करके रह जाएगा। आगे बात करें तो बताया गया कि गुलामी का एक भी अंश जो है सो अपने अंदर बचने नहीं देना है। किस तरीके से? क्या सिर्फ नामकरण करके आप ये बताना चाह रहे हैं कि गुलामी का जो भी है हर एक जो सबूत है वो मिटा दिया जाएगा? विरासत की जहाँ तक बात आती है, विरासत पे हर कोई गर्व करता है। वो विरासत जो हमें मिली है गंगा जमनी तहज़ीब की, वो विरासत जो हमें मिली है हर एक गिरते हुए को संभालना, हर एक गिरते हुए को आगे बढ़ाना, अंतिम पायदान पे जो खड़ा है उसको मुख्य धारा से जोड़ना। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर एक को सम्मान मिलना चाहिए और हर एक धर्म और जाति के लोग
हमेशा देश को सर्वोपरि मानना चाहिए। हम तो इस विरासत को मानते हैं, हम इसको लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन जो लेकर के चलना चाहते हैं वो तो आपके सरकार के नज़र में खटकते हैं। क्या आपको नहीं पता? आपने जो बातें कही लाल किला से, बखूबी आप सब चीज़ जान रहे थे कि आप क्या बोल रहे हैं। अब बखूबी आप ये भी जान रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, क्या माहौल है, लेकिन उसके ऊपर आपने सिर्फ़ और सिर्फ अब तक चुप्पी साध रखी है। ताकि हर एक वादा जिसके बलबूते जो है केंद्र में सरकार बनी और हर एक वो वादा पूरा नहीं हुआ। 130 करोड़ की जो आबादी वाला ये देश है, जाहिर सी बात है अगर प्रधानमंत्री, अगर सरकार चाहे तो यहाँ जो नफ़रत का माहौल है अगर उसे हटा दिया जाए तो देश विश्व गुरु बन करके रहेगा। लेकिन यहाँ इसके विपरीत होता हुआ दिख रहा है। हमेशा धर्मों के नाम पर विवाद हो रहा है, चाहे वो हिंदू ही क्यों नहीं हो। अगर सरकार के ख़िलाफ़ है, देश के लिए बेहतर सोचता है तो वो नज़र में खटकने लगती है सरकार को। ऐसा क्यों? तो पवन खेरा हमेशा महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर और अब तक जो भी देश में जो मसला है उस चीज़ को लेकर के सरकार का घेराव करते रहे। हालांकि वो बोले कि वो आज के दिन, अमृत महोत्सव के दिन, आज़ादी के दिन ऐसा तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री ने उन्हें ये मौका दिया है। स्वयं प्रधानमंत्री इस तरीके का जो है एक माहौल बना दिए हैं कि अब उनको जवाब देना एक मजबूरी सा है। सुनिए पवन खेरा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कैसे क्या कहा। सियासी बात की जाए, राजनीतिक बात की जाए, लेकिन कुछ परंपराएं बदली जा रही हैं इस देश में और बदलने वाले प्रधानमंत्री स्वयं हैं। इस तरह की निम्न स्तर की परंपराओं का जवाब देना आवश्यक तो नहीं होता, लेकिन आप लोगों की मांग है कि उसका जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री पिछले 8 साल से अपने ही शब्दों के शिकार होते चले जा रहे हैं और बहुत थके हुए सुनाई देते हैं। अब उनकी बातें थकी हुई सुनाई देती हैं, उनके शब्द थके हुए, कोई भाव नहीं है, कोई दिल में जज्बा नहीं है, कोई जुनून नहीं है। क्योंकि जो जो उन्होंने वादे किए थे अब मुझे लगता है वो उन्हें खुद को सताते होंगे। कहाँ गई किसानों की दुगनी आय? कहाँ गया वो वादा सबको घर दिलवाने का? कहाँ गया सारा काला धन वापस लाने का वादा? उल्टा जो था धन हिंदुस्तान से वो बाहर चला जा रहा है। रोजगार का वादा, हर खाते में 15 लाख का वादा। अब उन्हें वो तमाम वादे न सोने देते हैं, न ठीक ढंग से बोलने देते हैं, और कुछ करने की आदत उनकी है नहीं, सिर्फ बोलने भर की आदत है। अब उसमें भी थके हुए महसूस होते हैं। जो उन्होंने कुछ राजनीतिक बातें की, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मसला है। जो भारतीय जनता पार्टी में एक परिवारवाद है, एक आदमी जिसने लॉर्ड्स में कोई सेंचुरी लगाई हो, शायद मैंने तो नहीं देखा, वो क्रिकेट में एक बड़े पद पर जाकर पहुंच गए हैं। एक और मंत्री हैं जिनका बेटा फॉरेन सर्विसेज तो शायद नहीं पास किया, लेकिन एक बहुत बड़े थिंक टैंक में बहुत बड़े पद पर है। तो अब वो हमला अपने ही मंत्रियों पर है, अपने ही मंत्री पुत्रों पर है, यह मोदी जी खुद बताएंगे। लेकिन देश आज उनसे उम्मीद करता था कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, 8 साल का हिसाब किताब देंगे। कहां गया वो वादा? किसानों की दुगनी आय का वादा। किसान परेशान, इंतजार कर रहा था कि आज कोई जवाब मिलेगा। हर व्यक्ति को पक्का घर, हर घर में नल, हर नल में जल, ये तमाम जो उनके खोखले नारे थे, जिनको अमित शाह खुद ही जुमला कहते हैं, उन तमाम नारों पे उम्मीद थी कि आज कुछ हिसाब किताब देंगे, कोई रिपोर्ट कार्ड देंगे। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को और अपने समर्थकों को भी आज निराश किया। स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक दिन होता है और 75वां स्वतंत्रता दिवस तो एक अलग ही इतिहास है। लाल किले की प्राचीर पर जहां से प्रधानमंत्री आज भाषण दे रहे थे, वहां ऐतिहासिक भाषण दिए गए हैं। इतिहास पुरुषों ने वहां खड़े होकर इतिहास लिखा है। उनके मुंह से निकला एक एक शब्द इस देश की तकदीर लिखकर गया। ऐसे में उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री एक मैच्योर्ड, जिसको कहते हैं, भाषण देंगे, अपनी जिम्मेदारी, अपनी पद की गरिमा को समझेंगे। बड़ा अफसोस होता है आज के दिन ऐसी बात का जवाब देते हुए और इस तरह की बात कहते हुए
कि प्रधानमंत्री ने आज पूरे देश को निराश किया, और ऐसे दिन जब पूरा विश्व लाल किले की प्राचीर की ओर देख रहा होता है। आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जैसा मैंने आपको कहा, यह आंतरिक हमला उन्होंने अपने ही मंत्रियों पर किया। हो सकता है वो गृह मंत्री पर हमला हो, जिनका पुत्र पता नहीं कैसे क्रिकेट का इतने बड़ी बॉडी का प्रमुख बन गया है, या यह हमला अपने विदेश मंत्री के पुत्र पर है, या यह हमला अपने सिविल एविएशन मंत्री पर है, या यह हमला अपने रक्षा मंत्री के पुत्र पर है। हमें नहीं मालूम यह हमला किस पर है। तो यह आप उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मसलों को इस तरह से लाल किले की प्राचीर पर भाषण के जरिए बखान करना अच्छा नहीं लगता। यह आजादी गौरव यात्रा है, एक गौरवशाली इतिहास रहा है इस देश का, आजादी से पहले का, स्वतंत्रता प्राप्त करने का भी, और स्वतंत्रता के पश्चात इस राष्ट्र के निर्माण में भी। उस गौरव को रेखांकित करने के लिए हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो शहीद स्थल है वहां पैदल जाएंगे। लेकिन उसमें कोई भी कांग्रेस के का प्रधानमंत्री नहीं था जिसका जिक्र अपने भाषण में उन्होंने किया। बात 75 सालों के कार्यकाल। देखिए, हर व्यक्ति अपने बौनेपन के सामने मजबूर हो जाता है। अब इसमें मैं बार बार टीका टिप्पणी करूं प्रधानमंत्री पर, वो भी आज के दिन, वो मुझको भी शोभा नहीं देता। आप पंडित नेहरू का, सरदार पटेल का, महात्मा गांधी का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, इन सब का कद तो नहीं घटा पाएंगे। अपना बढ़ाने की चेष्टा कीजिए, वो आप करना नहीं चाहते, तो ऐसे में हम क्या टिप्पणी करेंगे। यहाँ बात करें अगर नौकरी की, तो बिहार में भी सियासी उठापटक चल रहा है। नौकरी को लेकर के जब मीडिया ने सवाल किया तो सुनिए तेजस्वी यादव ने किस तरीके से मीडिया का ही घेराव कर दिया। हमारी उपलब्धि है ना कि हिंदू मुसलमान की बातों से अब रोजगार के सवाल पे बहस हो रही है, और आपको भी हम धन्यवाद देते कि जो लोग सोए हुए थे, रोजगार की बातें नहीं पूछा करते थे, चर्चा नहीं होता था, वो पत्रकार मीडिया भी जाग चुकी है। अब तो ये उपलब्धि ही है ना। अरे भाजपा वाले लोग थोड़ी ना जो है वादा पूरा करेंगे, वादा तो हम लोग पूरा करेंगे। और ये जो एड़ी अलगा करके जो पूछ रहे हैं कि 10 लाख कब देंगे, तो आज तो मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में आप लोगों के समक्ष बात तो रखी है अपनी, लेकिन इनसे भी ज़रा पूछो कि 2 करोड़ का क्या हुआ। और ये लोग 2 साल लगभग सत्ता में रहे, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने 19 लाख में से 19 रोजगार भी दिया क्या?